ओके, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम अंकित सिन्हा है और फैसेट्स ऑफ यूपीएससी में आपका स्वागत है। एमपीएससी के पेपर का डिस्कशन करें हम लोग और आज ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन जैसा कि हमने देखा आसान है, फैक्चुअल है और अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो समग्र बैच स्टेट पीसीएस के लिए भी इक्वली हेल्पफुल है। ये कुछ डिटेल्स हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर्स हैं। तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए थे, आप बाकी की वीडियोस रेफर कर लीजिए। इसके अलावा लास्ट के लेक्चर में पॉलिटी में भी बहुत सारी बातें मैंने आपको सिखाई थी। नाउ ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी पीवाईक्यू बेस्ड है ऑलमोस्ट, और कुछ सिंपल से ही क्वेश्चंस है। जैसे ये देखो, पहला क्वेश्चन ही है ज्योग्राफी सेक्शन का। इसमें इन्होंने पूछा है कि 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग किस यूनियन टेरिटरी में शेड्यूल ट्राइब का सबसे ज़्यादा परसेंटेज पॉपुलेशन है। जैसे ना, अगर ये कोई आबादी है तो उसके परसेंटेज के बेस पे, मतलब मैक्सिमम परसेंटेज होना चाहिए। पॉपुलेशन से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, परसेंटेज से रिलेशन है। चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा नागर हवेली और दिल्ली। अगर आप पीवाईक्यूज रेफर करोगे तो ऐसे सवाल पहले बहुत पूछे गए, और कोई सा भी बुक आप पढ़ोगे तो इनमें डेटा और फैक्ट्स वो कंबाइन होते ही हैं, जिनमें खास तौर से सेंसस वगैरह से फैक्ट्स दिए होते हैं। और सेंसस इंपॉर्टेंट है, सेंसस की मेजर डाटा ही है, बहुत मुश्किल भी नहीं पूछा गया है। सीडीएस में पहले इन्होंने पूछा था 2018 में कि एसटी पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब की हाईएस्ट परसेंटेज पॉपुलेशन किस स्टेट में है ना। मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो आंसर है ना वो मिजोरम है। मिजोरम में हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है, याद रखना है ना, मिजोरम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ ही ये क्वेश्चन देखो, 2018 में ही पूछा गया था कि 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन गोइंग विद परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन, यानी नीचे आप टोटल पॉपुलेशन रखोगे और ऊपर में आपको शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन रखनी है, और इसमें जो मैक्सिमम परसेंटेज आएगा वो हाईएस्ट किस स्टेट में है। तो इसमें ब्रैकेट के साथ पूरा क्लैरिफाई कर दिया है कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं। और ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और वेस्ट बंगाल। तो यहाँ आंसर पंजाब है। तो अभी यहाँ दो बातें आप समझ लो। स्टेट वाइज अगर हम देखें तो मिजोरम में जो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है वो सबसे हाईएस्ट है, और जो एससी पॉपुलेशन है वो सबसे हाईएस्ट कहाँ है, पंजाब में। ठीक है, दो फैक्ट्स हमें 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग पता चल रहे हैं। यहाँ तो इन्होंने यूनियन टेरिटरी का पूछा है। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हाईएस्ट परसेंटेज आप किस यूटी में देखोगे तो लक्षद्वीप में। ठीक है, तो आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन 2। तो फैक्चुअल है, कुछ ज़्यादा सिखाने को है नहीं इसमें, बस ये याद रखना कि लक्षद्वीप में 94.8% है। स्टेट पीसीएस में परसेंटेज वगैरह पूछ लेते हैं, यूपीएससी के एग्जाम्स में इस तरह से ये पूछेंगे। कई बार वो क्या करते हैं ना कि आपको इस तरह से वो पूछते हैं कि एक स्टेट का नाम दिया देन आपको ये क्रोनोलॉजिकल पूछ लेंगे कि कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम, ऐसे अरेंज करो। तो ब्रीफ आइडिया होना चाहिए टॉप 3 टॉप 4 का, तो क्लैरिटी मिल जाती है, फिर ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं सॉल्व। राइट, तो मिजोरम में भी परसेंटेज बता दे रहा हूँ, 94 अप्रोक्स 95% आप रख लो, है ना। वैसे एग्जैक्ट बताऊँ तो 94.83% है, और नहीं है ना 94.43 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे भी ओवरऑल वही याद है 95%। और नागालैंड में ये 86% है, और मेघालय की बात करें तो अगेन यहाँ भी 86% ही है, और अरुणाचल प्रदेश में 68%। तो ये कम है, आप देख सकते हो मिजोरम में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो शेड्यूल ट्राइब की। और मिजोरम में ये भी खास तौर से आप देखना कि जो मिजो ट्राइब है, लुसाई हो गए, पावी हो गए, ये नाम भी याद रखना, वो भी पूछते हैं कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें फॉल्स वाला आपसे पूछ रहे हैं। पहला कह रहा है कि जो नॉर्दर्न टिप है मेन लेन इंडिया की, ये देवदार है लद्दाख में। तो सदर्न टिप जो है कन्याकुमारी है तमिलनाडु में, ईस्टर्न टिप किबीथु असम में, और वेस्टर्न टिप जो है ये गुहार में होता है गुजरात में। असम में ईस्टर्न टिप मोस्टली कैसे हो सकती है, सबसे मोस्ट ईस्टर्न टिप तो अरुणाचल प्रदेश की है ना, देख कर ही समझ आ रहा है, सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो इस हिसाब से ये गलत हो जाता है ये, और हमसे गलत ही पूछा है इन्होंने। तो जो सी है वो गलत है, जो 3 है वो गलत है ना, किबीथु अरुणाचल प्रदेश में। बाकी ये थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए एक्सट्रीम पॉइंट में। नॉर्दर्न देखो इंदिरा कॉलेज सियाचिन में, ईस्टर्न किबीथु है अरुणाचल प्रदेश में, वेस्टर्न गुहार मोती गुजरात में है, और जो सदर्न है वो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। तो कई बार नॉर्दर्न टिप देवदार ही बोलते हैं लद्दाख में, यहीं आसपास वाला ही रीजन, लद्दाख में ही आप देख सकते हो, सियाचिन में। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल है, कुछ ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने को नहीं है। ये देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने नॉट करेक्ट पूछा है। और पहला कह रहा है ट्रॉपिकल साइक्लोन 30 डिग्री लैटिट्यूड रीजन में बनता है, नॉर्थ एंड साउथ में इक्वेटर के। और दूसरा जो डायमीटर होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन की, ये 300 से 1500 किलोमीटर और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन की विंड स्पीड 50 to 60 किलोमीटर पर आवर होती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फ्लो करता है।
अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, आप खुद सोचो, अगर आप एग्जामिनर हो तो आप किन में छेड़छाड़ कर सकते हो, ज़्यादा चांसेस किस में है? इनमें भी फैक्ट्स है, डेफिनेटली आप 300 को 3000 15,000 कर सकते हो, बट ये वाला फैक्ट बहुत ऑब्वियस है। यहाँ आप नॉर्दर्न को सदर्न कर सकते हो, क्लॉक वाइज को एंटी क्लॉक वाइज कर सकते हो। वैसे हमेशा पहला जो स्टेप है वो नॉलेज का ही होता है, और ऐसे क्वेश्चन नॉलेज से ही सॉल्व होने चाहिए, ठीक है। इनमें ट्रिक हमें अप्लाई नहीं करना होता, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है। PYQ तो आप कोई सा भी कर लोगे ना, ये हर साल पूछ रखा है किसी ना किसी एग्जाम में, वो भी बहुत बार। जैसे ये देखो, अभी NDA का पेपर हुआ था ना लास्ट ईयर, तो उसमें भी इन्होंने पूछा था साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बारे में, करेक्ट वाला। पहला कह रहे हैं कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इनमें साइक्लोन काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी साइक्लोन क्लॉकवाइज घूमता है, और साइक्लोन हमेशा मतलब अक्सर एसोसिएट किया जाता है क्लाउडी और रेनी वेदर के साथ, जबकि एंटी साइक्लोन फेयर वेदर के साथ होता है, मतलब साफ मौसम में तो एंटी साइक्लोन देखने को मिलेंगे। और सदर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोनिक स्पाइरल है ये क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स एक्ट करते हैं लेफ्ट में। तो यहाँ तो फॉर्चुनेटली तीनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी ये जो बात कह रहे हैं ना फैक्चुअली साइक्लोन के बारे में, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स के कारण जो साइक्लोन है वो काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन की डायरेक्शन है वो कैसी होती है? काउंटर क्लॉकवाइज, अपोजिट डायरेक्शन, घड़ी के उल्टे, ठीक है। तो ये याद रखना। और सदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज घूमती है। अगर थोड़ा भी कन्फ्यूजन है तो साइक्लोन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, इतनी आसान भाषा में मैंने समझाया है, बहुत ही शानदार फीडबैक है, आप उसे रेफर करिए। आप लिखोगे साइक्लोन्स और फैसेट्स ऑफ यूपीएससी तो यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, मैं लिंक भी डाल दूंगा, तो आप उसे वीडियो देख लेंगे। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, वो ओरिजिन कैसे होता है, कितना टेम्परेचर चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड्स कर लोगे उस वीडियो के बाद। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं ब्रीफ में समझाऊँ तो साइक्लोन लो प्रेशर सिस्टम होते हैं जहाँ पे एयर राइज कर रहा होता है, इससे क्लाउड फॉर्मेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। जबकि एंटी साइक्लोन ना हाई प्रेशर के सिस्टम होते हैं, इनमें एयर सिंक कर रही होती है, जिससे आसमान साफ मिलता है, क्लियर स्काई होता है, फेयर वेदर होता है ना। ये आइडिया होना चाहिए ब्रीफ आपको। और सदर्न हेमिस्फीयर में रोटेशन की बात करें तो जो कोरियोलिस फोर्स है ये विंड को ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है सदर्न हेमिस्फीयर में। ये तो 9th NCERT में कोरियोलिस फोर्स आपने पढ़ा होगा। तो साइक्लोन क्लॉकवाइज रोटेट करती हैं, और एंटी साइक्लोन काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। और थोड़ा सा और ब्रीफ में अगर समझाऊं मैं तो देखो, बात कुछ ऐसी है ना कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है? इनका कॉन्सेप्ट ये है कि टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री के आसपास होना चाहिए, और जो सी सरफेस वाटर वो इवापोरेट होने चाहिए, मतलब ठीक ठाक टेम्परेचर चाहिए। और इसके अलावा जो कोरियोलिस फोर्स है वो भी रिक्वायर्ड होगा ताकि साइक्लोनिक वोर्टेक्स क्रिएट हो, है ना। और वर्टिकल विंड स्पीड में थोड़ी बहुत वेरिएशन भी चाहिए। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि वीक लो प्रेशर का सिस्टम होना चाहिए, या लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी आप कह सकते हो। और ह्यूमिडिटी लेवल हाई होना चाहिए, ठीक है, हाई ह्यूमिडिटी रिक्वायर्ड होती है, नमी चाहिए, आर्द्रता चाहिए। और इसी के साथ ही आप देखो तो ट्रॉपिकल साइक्लोन को लेट समर से हम एसोसिएट करते हैं, जनवरी सितंबर अक्टूबर वगैरह में ये देखने को मिलता है। लोकेशन क्या है इसकी? तो वही 5 डिग्री से 30 या 35 कहते हैं यूजुअली, बोथ हेमिस्फीयर में। इक्वेटर है ना, ये 5 डिग्री से लेकर पूरा 35 डिग्री तक ये ओवरऑल देखने को मिलते हैं बोथ हेमिस्फीयर में। और इनमें कंटिन्यूअस सप्लाई भी चाहिए फ्रॉम सी, मतलब मॉइस्चर चाहिए ओवरऑल, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होती है ये याद रखना, डायरेक्शन होती है ईस्ट टू वेस्ट, जो हमने पढ़ा अभी। और मतलब वो डिपेंड करेगा किस पे है ना। जैसे अगर खास तौर से हम देखें तो जो मैंने आपको बताया कि अगर वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो इनकी डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, ये देख लो आप, है ना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज ये घूमते हैं, और जो एंटी साइक्लोन होते हैं वो क्लॉकवाइज घूमते हैं। जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में इसका उल्टा कर दो, जो साइक्लोन है वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं बल्कि क्लॉकवाइज घूमते हैं, और जो एंटी साइक्लोन है वो काउंटर क्लॉकवाइज घूमते हैं। ये टेबल दिया हुआ है NCERT में, मैं टेबल ही आपके सामने रख देता हूँ,
तो ये फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी की टेबल है, ये आप देख सकते हो। साइक्लोन में लो प्रेशर का एरिया होता है जो मैंने आपको समझाया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। जस्ट इसका उल्टा, एंटी साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज मूव करती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इत्मीनान से कॉन्सेप्ट समझा रखा है। और मैंने भी फिजिकल ज्योग्राफी की कंप्लीट वीडियो 7 घंटे की डाल रखी यूट्यूब पे, एक एक लाइन वहाँ पे मैंने समझाया ऐसे रीड करते हुए करके। टेम्परेचर देखो 27 डिग्री ज़्यादा होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंट होना चाहिए, स्मॉल वेरिएशन होना चाहिए वर्टिकल विंड स्पीड में, पहले से ही थोड़ा भी लो प्रेशर का एरिया होना ही चाहिए, और अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए। जो जो बातें मैंने आपको बताई वो सारी बातें यहाँ पे शामिल है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो इस हिसाब से भी आंसर जो है वो क्या है यहाँ पे, डी है 1, 2 एंड 3। और इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ इन्होंने कहा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्लॉकवाइज मूव करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। गलत बात है ये, तो अभी हमने पढ़ा एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, तो डी गलत है। हमें इन्होंने नॉट करेक्ट पूछा, यानी डी हमारे आंसर में आएगा। ये हट गया, ये हट गया। अब बी चेक करना है, तो जो डायमीटर होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का 300 to 1500 किलोमीटर, हाँ ये बात सही है, और ये इवन मोर से भी साबित हो जाता है। तो यहाँ इन्होंने कोई एग्जैक्ट डेटा तो दिया नहीं है, इवन मोर लिखा है, यानी 1500 से ज़्यादा, 2000 भी हो सकता है, 2500, 3000, 4000 भी हो सकता है। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इस स्टेटमेंट को सही बनाया गया है। तो बी अगर सही है तो ये हट गया, तो आंसर क्या है 3, ओनली डी। ठीक है, आंसर के यहाँ पे ओनली डी, बस डी गलत है, बाकी सही है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जैसा कि हमने पढ़ा 30 डिग्री से आगे भी देखने को मिल सकते हैं, और जो डायमीटर है वो भी वाली बात सही है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन की विंड स्पीड 50 to 60 किलोमीटर पर आवर और इससे ज़्यादा भी हो सकती है, राइट। सो सारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 3। नेक्स्ट ये देखो, सिंधु रिवर की ट्रिब्यूटरी पूछ रहे हैं, तो सिंधु या जो इंडस रिवर है उनकी ट्रिब्यूटरी में क्या क्या शामिल है। झेलम, चेनाब, कोसी, सतलज, गंडक, कोसी, घाघरा, सोन, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, काबुल, कुर्रम, स्वात और झेलम। तो ये 4 हमें दे रखे हैं, और इसके हिसाब से हम देखें तो क्या होना चाहिए। अगर पहला जो है झेलम वगैरह, तो ये डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन कोसी इंडस की ट्रिब्यूटरी नहीं है ना, तो ए तो हट गया। देन इसके बाद यहाँ भी कोसी दे रखा है, तो बी भी हट गया, तो एक ही आंसर बचा बी, 2, सी एंड डी करेक्ट। बहुत आसान है, आप एलिमिनेट कर लोगे बहुत ईजिली। सतलज है, ब्यास है, रावी, चेनाब है, काबुल, कुर्रम, स्वात, झेलम है ना, ये सारा आप पढ़ सकते हो। स्वात है, काबुल है, स्वात काबुल के अलावा कुर्रम वगैरह सारा कुछ है मेंशन, और एनसीईआरटी में भी ये इमेज है, राइट। तो इस हिसाब से देखो, ये काबुल है, स्वात है और कुर्रम है ना, बहुत सारे हैं। इंडस में आप देखो तो सारे, झेलम, चेनाब वगैरह तो जानते ही हम। नेक्स्ट आप ये देखिए, इसमें स्टेट दिए गए, यूनियन टेरिटरी, और इसके हिसाब से सेक्स रेशियो के साथ मैच करना है। तो ये भी आसान है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है जिस स्टेट में, वो केरला है, तो 1084 है वो। ऑप्शन में भी आप देखो तो 1084 ही मैक्स है। तो अगर किसी को भी पता है ना कि केरल में सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ में से भी सबसे ज़्यादा तो 1084 ही है, तो इस हिसाब से A3 के साथ जाएगा। सो आंसर क्या है, एक ही दे रखा है बस ए में 3 वाला, तो आंसर 4 है। तमिलनाडु में 996 है, पुदुचेरी में ये 1037 है, और आंध्र प्रदेश में 993। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी लॉजिकल है। इसमें कह रहा है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में स्टॉर्म कैसे आते हैं, तूफान वगैरह कैसे देखने को मिलते हैं। और इसमें कह रहे हैं कि टेम्परेचर घट जाता है, एयर प्रेशर बढ़ जाता है, इस तरह से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखो स्टॉर्म वगैरह, साइक्लोन जो है, स्टॉर्म हो गए, साइक्लोन हो गए, जो डिस्टर्ब एरिया ओवरऑल, वो कैसे होते हैं, वो तभी होंगे ना जब लो प्रेशर का एरिया बनेगा। जहाँ भी लो प्रेशर का एरिया बनता है, गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है। इस गर्म हवा के ऊपर उठने पर जो खाली जगह बचती है, इसे तेजी से आसपास की ठंडी हवा आकर भरती है। ये बात तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहला ही कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी का ये। तो विंड्स रश टूवर्ड्स दिस लो प्रेशर जोन, जिससे साइक्लोनिक सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, और यही कंडीशन स्टॉर्म फॉर्मेशन के लिए बेस्ट होती है। तो कभी भी आप देखो ना ऐसे क्वेश्चन, तो आप ये समझना यहाँ पे एयर प्रेशर डिक्रीज हुआ है, लो प्रेशर का एरिया बना है, तो इंक्रीज वाला तो होगा ही नहीं, तो ये दोनों हट गए। देन इसके बाद टेम्परेचर ठीक ठाक चाहिए, इंक्रीज ही होना चाहिए टेम्परेचर में, सो आंसर इज ऑप्शन 2। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, अगर आप इस क्वेश्चन को फॉलोअप करते हैं, साइक्लोन वाले क्वेश्चन को, तो सारा एनसीईआरटी में दे रखा है। टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि जब लो प्रेशर का जोन बनता है तो आसपास की ठंडी हवाएं उस खाली जगह को भरने आती है तेज़ी से, और इससे एक तरह से साइक्लोनिक सिस्टम क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट ये देखिए, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और आर्कटिक ओशन, ये 4 दे रखे हैं, और ट्रेंचेस के नाम दे रखे हैं, मतलब खाइयों के नाम है, जावा ट्रेंच, मरीना ट्रेंच, यूरेशियन ट्रेंच और पोर्टो रिको ट्रेंच। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर। देखो सबसे पहले जो कह रहे हैं ना
कि मरीना ट्रेंच, तो मरीना ट्रेंच सबसे फेमस है, कॉमन है, पैसिफिक में है ना, A2 के साथ जाएगा। तो ये दो तो हट जाते हैं, बट ये दो हटाना इनफ नहीं है। पोर्टो रिको जो ट्रेंच है वो अटलांटिक में है, और इंडियन ओशन में हम जावा ट्रेंच देखते हैं, और आर्टिक में यूरेशियन ट्रेंच है। तो लॉजिक लगाकर आप ऐसे क्वेश्चन भी इजीली कर सकते हैं, फैक्चुअल भी है वैसे भी, और चारों के चारों फेमस हैं, कई बार पूछ रखा है इन्होंने एग्जाम में। सो आंसर इज ऑप्शन 3, 2, 4, 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन स्टेट से गुजरती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, गुजरात, महाराष्ट्र। तो ये तो हमें पता है महाराष्ट्र से नहीं गुजरती थी, ये दो हट गए। देन इसके बाद गुजरात, बिहार वगैरह से भी नहीं, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, त्रिपुरा, मिजोरम। सो आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें दो स्टेटमेंट है। पहला कह रहे हैं जो ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर है ये ऑल्टीट्यूड बढ़ने के साथ, यानी ऊंचाई बढ़ने के साथ जनरली डिक्रीज होता है, घटता है। और जो ट्रोपोस्फेयर है ये एब्जॉर्प्शन ऑफ इनकमिंग सोल्ट वेव, यानी जो सोल्ट वेव आ रही है ना, सोलर रेडिएशन, उससे हीट नहीं होता, बल्कि जो अर्थ के सरफेस से वापस हीट रिलीज हो रही है ना, उससे हीट होता है। बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी में है कि अर्थ इंसोलेशन से हीट होता है। देन उसके बाद आप देखो तो लॉन्ग वेव फॉर्म में मोस्टली हीट होता है। और अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड बाय इंसोलेशन ट्रांसमिट द हीट टू द एटमॉस्फेयर लेयर नियर टू द अर्थ इन लॉन्ग वेव फॉर्म। तो ये कहना चाह रहे हैं ना कि लॉन्ग वेव फॉर्म में जो हीट रिलीज हो रहा है इंसोलेशन के बाद, उसी से अर्थ मोस्टली हीट हो रहा है, राइट। तो इस हिसाब से देखें हम तो दोनों करेक्ट होना चाहिए, और इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि इसी वजह से टेम्परेचर ट्रोपोस्फेयर की जनरली डिक्रीज होती है, ऊंचाई बढ़ने के साथ ये टेम्परेचर घटने लग जाती है, और ओवरऑल यही रीज़न है इसका। सो आंसर इज 1। और कई बार इन्होंने पूछ रखा है कि अर्थ कैसे मोस्टली हीट होती है, तो याद रखना लॉन्ग वेव फॉर्म से हीट होती है, कई बार पूछा गया है, और ये हमने कवर भी करा है। तो इतने ही PYQs थे ज्योग्राफी से, ईजी से क्वेश्चन हैं। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।